न्यूक्लियर केमिस्ट्री में अब हम नाभिक के स्थायित्व के बारे में जानेंगे। नाभिक का स्थायित्व जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अनुपात के ऊपर निर्भर करता है। तो इसके स्थायित्व को समझने के लिए पहले हमें यह जानना होता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य जो लगने वाला बल है वह किस प्रकार का होता है, क्योंकि प्रोटॉन जो है आवेशित कण है और न्यूट्रॉन जो है उस पर कोई आवेश नहीं। तो इस प्रोटॉन के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल को उदासीन करने के लिए या उसको कम करने के लिए, नाभिक को अधिक स्थायित्व बनाने के लिए यह न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और यह इस प्रतिकर्षण बल को कम करते हैं। और ऐसा बताया गया है कि यह न्यूट्रॉन का प्रोटॉन और प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में परिवर्तन होता रहता है और यह न्यूट्रॉन जो स्थायित्व है वह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के आधार पर इसका अनुमान लगाया जा सकता है। यह ग्राफ जब हम न्यूट्रॉन परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉनों की संख्या के बीच एक ग्राफ आलेखित करते हैं तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के ग्राफ जो है वह यह प्रदर्शित स्थायित्व के बारे में प्रदर्शित करता है। यदि हम न्यूट्रॉन को y एक्स पर और न्यूट्रॉनों की संख्या को y अक्ष पर और x एक्सिस पर हम परमाणु क्रमांक को लें तो जो इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं इसे हम सैंगर चार्ट कहते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन ग्राफ भी इसको कहा जाता है। इस ग्राफ में हम यह देखते हैं कि एक सीधी लाइन, डॉटेड लाइन दिखाई गई है। यह स्थायित्व के बारे में बताती है। जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो जो है, अनुपात जो है 1 होगा, यूनिटी होगी, तो यह लाइन हमें प्रदर्शित होगी। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है तो इन परमाणु क्रमांकों से बढ़ने के साथ साथ इनमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उनका अनुपात यदि समान मात्रा में है तो वह समान संख्या में है तो उनका अनुपात 1 होगा। लेकिन जब न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से ज्यादा हो जाए तो यह अनुपात 1 से ज्यादा हो जाएगा। तो हम ये जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है हम ये पाते हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की तुलना में अधिक हो जाती है और यह अनुपात जो है 1 से बढ़कर 1.25, 1.41 और 1.5 तक पहुंच जाता है। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है नाभिक का स्थायित्व में कमी आती है, लेकिन नाभिक को स्थायित्व प्रदान करने के लिए ही यह न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। इसलिए यह n और p रेशियो जो है, अनुपात जो है वह बढ़ता जाता है। इस ग्राफ के आधार पर हम कई निष्कर्ष निकालते हैं। इस ग्राफ में जो एक सीधी रेखा दिखाई गई है इसके ऊपर एक पट्टी दिखाई गई है। यह पट्टी जो उस परमाणु क्रमांक के जितने भी आइसोटोप्स होते हैं और स्थायी आइसोटोप्स जो होते हैं उसके आधार पर बताई गई है। तो जो बीच में होगा इस पट्टी में वह उनके स्थायी आइसोटोप्स होंगे और इस पट्टी में उसके समस्त किसी भी परमाणु क्रमांक के समस्त आइसोटोप्स उपस्थित रहते हैं। तो यह अनुपात जो है, जब 1:1 है तो वह अधिकतम स्थायी होगा और जब ये अनुपात जो है काफी अधिक हो या कम हो तो यह उतना ही अस्थायी नाभिक होता जाएगा। तो हम इस पट्टी के आधार पर देखते हैं कि जो बिस्मिथ है वह सबसे अधिक परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 20 तक के जो नाभिक हैं वह अधिक स्थायी होंगे, क्योंकि उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या लगभग बराबर है। और जो ज्ञात नाभिक हैं उनमें सबसे उच्च परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या का स्थायी नाभिक बिस्मिथ है, जिसमें कि 83 इसका परमाणु क्रमांक है और 209 उसके परमाणु संख्या है। तो काफी संख्या में इसमें प्रोटॉनों की तुलना में न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो जितना अधिक परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान सभी
अस्थायी इससे अधिक जो भी होंगे वह सामान्यतः जिनका अधिक परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या अधिक होगी वह अस्थायी होंगे और रेडियो एक्टिव या रेडियोधर्मी नाभिक होंगे। तो जिन परमाणुओं में NP अनुपात स्थायित्व पट्टी के ऊपर अथवा नीचे होता है तो वह अधिक स्थायी होते हैं। इसमें कुछ जो है स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए ही न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन या प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में परिवर्तन निरंतर होता रहता है और यह विघटित होकर जो अस्थायी नाभिक हैं उनमें से रेडियो एक्टिव डिके द्वारा, क्षय द्वारा या विघटित होकर डिसइंटीग्रेशन के द्वारा वह अन्य नाभिकों में परिवर्तित हो जाते हैं जो कि अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं। तो यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉनों की संख्या यदि 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126 हो तो यह अधिक स्थायी नाभिक होते हैं, यानी जिनमें प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या कम जो है इस नंबर की संख्याएं हों तो वह अधिक स्थायी। यदि एक है तो अपेक्षाकृत कम स्थायी होंगे। यदि इन दोनों में से इन नंबरों में से कोई एक नंबर का ही प्रोटॉन परमाणु क्रमांक या न्यूट्रॉन है तो वह अपेक्षाकृत कम स्थायी होंगे। यदि दोनों ही नंबरों में से नहीं है तो वह अस्थायी और अधिक अस्थायी हो जाएंगे। तो इस संख्या के आधार पर इसे जो है मैजिक नंबर कहा जाता है। जब परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है 20 से कम हो या परमाणु क्रमांक 20 से कम हो तो वहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1 या 1 के नजदीक होता है और अतः यह अत्यधिक स्थायी होंगे। जब प्रोटॉन 20 से अधिक हो तो उसका स्थायित्व में 1:5 और का 1.5 और 1:1 जो है इसकी तुलना में बढ़ जाएंगे। 1.5:1 जो है वह बढ़ जाएगी। प्रोटॉन की संख्या में न्यूट्रॉनों की संख्या में की वृद्धि हो जाती है। ऐसा प्रोटॉन के मध्य जैसा पूर्व में बताया गया है प्रतिकर्षण बल लगता है उसको कम करने के लिए ही न्यूट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। और एक सिद्धांत के आधार पर बताया गया कि न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में निरंतर परिवर्तन जो है वह होता रहता है और यह परिवर्तन और अधिक बढ़ जाता है जब प्रोटॉन और प्रोटॉन के मध्य अधिक प्रतिकर्षण बल लगता हो। तो यह अंतः परिवर्तन ही इस नाभिकीय आकर्षण बल को बनाए रखता है और नाभिक को स्थायित्व प्रदान करता है। यानी जो प्रोटॉन के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण है उसके प्रभाव को यह कम करता है और नाभिक को स्थायित्व की ओर ले जाता है। जिस नाभिक का समस्थानिक बहुतायत में पाया जाता है वह इस नाभिकीय पट्टी में बीचों बीच में होंगे। यानी जैसे कार्बन 12, 13 और 14 है तो सबसे स्थायी समस्थानिक जो है वह C12 है तो वह इस पट्टी के बीचों बीच होगा। बाकी के और समस्थानिक जो है या तो ऊपर होंगे या नीचे उन्हीं NP रेशियो के आधार पर होंगे। तो जो इस नाभिक पट्टी का से बहुत ऊपर या बहुत नीचे हैं वह अपेक्षाकृत उतने स्थायी नहीं होते हैं। जो नाभिक स्थायी पट्टिका में अधिक ऊपर हो जाते हैं वह काफी उन्हें रेडियोधर्मी गुण को वह प्राप्त करते हैं और यह विघटित होकर अन्य नाभिक का में परिवर्तित हो जाते हैं जो कि अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते हैं। तो यह विघटन जो है नाभिकीय विघटन NP अनुपात जो है उस पर निर्भर करता है। यह अनुपात जितना अधिक होगा उसको घटाने के लिए
NP रेशियो को घटाने के लिए ये उतना ही आसानी से जो है उसका विघटन होगा। यह NP अनुपात जो है, इससे विभिन्न प्रकार के कण निकलते हैं, जैसे बीटा पार्टिकल हैं, पॉजिट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल हैं और के पार्टिकल्स हैं और ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन परिग्रहण है। तो ये विभिन्न प्रकार के पार्टिकल्स निकल जाते हैं और नाभिक को स्थायित्व प्रदान करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इन कणों का उत्सर्जन निरंतर होता रहता है और ये पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। जैसे बीटा कण का उत्सर्जन होगा तो ये बीटा कण वास्तव में इलेक्ट्रॉन है जो कि नाभिक में से निकलते हैं। यानी एक न्यूट्रॉन जो है वह एक प्रोटॉन में परिवर्तित हो रहा है, 0n1 से 1p1 में परिवर्तित हो रहा है। तो -1 इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज है, आवेश है वह, और इसका भार नहीं है प्रोटॉन के बराबर, या इनका मास नहीं है इतना जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, इसलिए इसको 0 कह देते हैं, बताते हैं उसकी तुलना में। तो यह न्यूट्रॉन जो है वह प्रोटॉन में परिवर्तित होने पर इलेक्ट्रॉन उसमें से उत्सर्जित होगा। इसी तरीके से कार्बन 14 6C14 जो है उसको वह नाइट्रोजन में परिवर्तित स्थायी नाभिक में परिवर्तित हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यह उसमें से यदि उत्सर्जित हो जाए कार्बन 14 में से, तो इस तरीके से यह बीटा पार्टिकल निकलेगा। बीटा प्लस जिसे कि पॉजिट्रॉन कहा जाता है, वह जब एक प्रोटॉन जो है एक न्यूट्रॉन में परिवर्तित होता है तो वह इलेक्ट्रॉन की भांति ऋणात्मक आवेशित न होकर धनात्मक आवेशित पार्टिकल निकलता है जो कि इलेक्ट्रॉन के समान है, लेकिन आवेश इसमें धनात्मक है, इसलिए इसको पॉजिट्रॉन कहा जाता है। तो जो प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में परिवर्तन जो है वह पॉजिट्रॉन के बनने के बाद होता है। तो फास्फोरस 1130 इसका द्रव्यमान संख्या है। तो फास्फोरस से जब ये सिलिकॉन में परिवर्तित होगा तो इसमें से 3 कण जो है पॉजिट्रॉन के इसमें से निकलेंगे। तो यह पॉजिट्रॉन का निर्माण होगा। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के पार्टिकल्स जो हैं नाभिकीय क्रियाओं के द्वारा, इनके विघटन के द्वारा बनते हैं और इसीलिए इसमें रेडियोधर्मिता प्रकट होती है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन परिग्रहण, इलेक्ट्रॉन कैप्चर इसको कहा जाता है। तो जो जिस तरीके से यहाँ पर एक प्रोटॉन यदि एक बीटा पार्टिकल से या एक इलेक्ट्रॉन से अभिकृत हो या इनमें इसका एक इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट हो इसमें, तो यह इससे जुड़ जाए तो यह एक न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है। ये तो यहाँ पर NP अनुपात जो है वह बढ़ता है। तो NP अनुपात कम करने के लिए और NP अनुपात को बढ़ाने के लिए भी ये होता। तो यह जब ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन परिग्रहण होगा तो यहाँ पे अनुपात बढ़ेगा। तो जब इससे इसी तरीके से जब थैलियम जो है 81 इसका परमाणु क्रमांक है और 202 इसका द्रव्यमान संख्या है, जब यह इलेक्ट्रॉन का परिग्रहण करेगा तो यह मरकरी का निर्माण करेगा। मरकरी 80 और उसका द्रव्यमान संख्या होगी 202 और इससे एक्स किरणें उत्पन्न होगी। इसी तरीके से यदि अल्फा कण उत्सर्जित होता हो तो यह अल्फा कण में 2He4 इसको कहा जाता है, हीलियम का द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के बराबर का पार्टिकल कण जो है यहाँ से उत्सर्जित होता है। तो इसके लिए 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन
आपस में मिलकर अल्फा पार्टिकल या 2He4 का बनाते हैं। तो यहाँ पर जो भारी नाभिक हैं, जैसे रेडियम 88 जिसका परमाणु क्रमांक है 88 और द्रव्यमान संख्या है 226, यह रेडॉन में परिवर्तित हो जाता है। तो एक अल्फा पार्टिकल ये यहाँ पर उत्सर्जित करेगा। तो 86 रेडॉन 222 इसकी मास नंबर है और 86 इसका एटॉमिक नंबर है। इसी तरीके से यूरेनियम 238 92 इसका एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक 92 है और द्रव्यमान संख्या 238 है। तो इसमें से एक अल्फा पार्टिकल 2He4 जब निकलेगा तो उतना ही द्रव्यमान संख्या घटकर 230 रह जाएगी, 234 रह जाएगी, 238 में से 4 इसकी द्रव्यमान संख्या कम होकर, और परमाणु क्रमांक जो है 2 प्रोटॉन कम हुए हैं, इसलिए 92 में से 2 घटके 90 रह जाएंगे और थोरियम का निर्माण करेंगे। यानी यूरेनियम जो है वह थोरियम में यदि परिवर्तित हो रहा है तो वह बीटा पार्टिकल उत्सर्जित करेगा, या ये कह सकते हैं कि यह बीटा पार्टिकल जब उत्सर्जित करेगा तो यूरेनियम 238 जो है वह थोरियम में परिवर्तित हो जाएगा।